ओके here on. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को अगर हम एक जर्क देंगे यहाँ पे, सपोज ये जर्क हमने दिया इस तरह से, तो ये ट्रेवल करेगा इस तरफ। अभी जब ये जर्क आगे बढ़ेगा और यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या होगा, देखो इट विल exert a force on this particles of denser medium in the upward direction, right? But as we know that the particles of denser medium are not free to move. They are completely fixed at their own place, and that's why as a force of reaction, this thread or the particle of thread will experience a reaction force in the downward direction. Because of that, this particle will just get pulled in the downward direction. सेम वैसे ही जैसे अगर समझो हमारे पास कोई एक दीवार है और इस दीवार को अगर कोई पर्सन अगर प्रेस करता है, देखो समझो ये पर्सन है और ये दीवार को अगर प्रेस करने लग गया तो क्या होगा, तो वो दीवार को तो प्रेस कर नहीं पाएगा, लेकिन रिएक्शन में दीवार ही उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से वो पर्सन इस तरफ मूव करेगा, बराबर है? तो द सेम थिंग हैपेंस हियर इफ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ रिजिड पार्टिकल, then as a reaction, as a force of reaction, that rigid particle exerts a reaction force on us. The same thing happens here also, and hence we can see whenever this jerk reaches at this point here, what happens is force is exerted on this rigid particle in the upward direction, and as a reaction force, this thread will just get bounced in the downward direction, and because of that, this jerk, which is in the form of a crest, will just get reflected in the form of trough. तो जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बनेगा, वो ट्रफ बन जाएगा सडनली. तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम. तो जब भी डेंसर मीडियम से वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं तो क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, देखो ठीक से. क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ, यू कैन से, एंड ट्रफ वाइस वर्सा इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट. तो ये एक बात. दूसरी बात होती है कि देयर इज अ फेस चेंज of pi radian. Remember, the phase change of pi radian will be there. तो ये अगर ठीक से pi radian का फेस चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ये क्रस्ट था तो उस समय ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा था, तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था सडनली वो नीचे की तरफ जाने लग गया, तो मतलब वहां पे pi radian का फेस चेंज हो गया. तो इसलिए ये बोल सकते हैं there is a phase change of pi radian in case of the reflection of transverse waves from denser medium. और क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि वेव वेलोसिटी इज आल्सो रिवर्स्ड, एंड एट द सेम टाइम द पार्टिकल वेलोसिटी आल्सो इज गेटिंग रिवर्स्ड. देखो ठीक से, क्योंकि वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होता ही है, क्योंकि पहले वेव इस तरफ जा रहा था, अभी वेव इस तरफ जाने लग गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वेव इज गेटिंग रिवर्स्ड, नो डाउट. But at the same time, particle velocity is also reversed, because in the before reflection, the particle was moving upwards, whereas after the reflection, the particle just starts moving downwards, and that's why we can say that the particle velocity is also reversed. तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से, तो याद रखो इसको ठीक से. So this happens whenever the transverse waves are reflected from the denser surface of denser medium. On the other hand, if suppose the transverse waves are reflected from the surface of a rarer medium, तो अभी rarer medium के बारे में कंसीडर करो. Suppose there is a rarer medium, suppose there is a string and which is suppose tied with a ring and it is passed through a rod. एक रॉड में से उस रिंग को पास किया हुआ है, ऐसे अगर सिस्टम को कंसीडर कर लो. और अभी अगर हम इसको जर्क देते हैं, सपोज यहाँ पे एक हमने जर्क दे दिया, तो इस जर्क की वजह से क्या होगा, ये जर्क जब जैसे ही ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, तो सपोज क्रिस्ट हमने दिया, तो वो क्रिस्ट इस तरफ ट्रेवल करेगा, आगे बढ़ेगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो ये रिंग के ऊपर ये जर्क एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा. बट एज वी नो दैट दिस रिंग इज कंप्लीटली फ्री टू मूव, बराबर है? ये रिंग जो है वो मूवेबल है, वो ऊपर नीचे जा सकता है. तो इस फोर्स के कारण ये रिंग ऊपर पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो आगे उसके बाद फिर वापस वो नीचे भी आ जाएगा, एंड इट विल वाइब्रेट इन द सेम वे एज इट वुड. ये इस तरह से रिंग जो है वो इस तरह से वाइब्रेट होता रहेगा ऊपर नीचे. जैसे उसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई होगा तो उस फोर्स के कारण वो वाइब्रेट भी होता रहेगा उसी फेज के साथ. दैट मींस देयर इज नो फेज चेंज. ये एक बात समझ में आई ठीक से?
ठीक है, देयर इज नो फेस चेंज, फेस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट, तो जाने के टाइम जो क्रस्ट रहेगा वो आने के टाइम वापस क्रस्ट ही रहेगा बिल्कुल। और जो ट्रफ है तो वो ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ अगेन, तो जो ट्रफ रहेगा, अगर ट्रफ इंसिडेंट हुआ यहाँ पे तो वो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ट्रफ ही रहेगा बिल्कुल। तो ये होता है हमेशा इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम। नाउ वी विल ट्राई टू सी एनिमेशन बेस्ड ऑन दिस। तो अभी हम एक सिंपल सा एनिमेशन देखेंगे जिसमें से हमको ये क्लियर पता चलेगा कि किस तरह से ये होता है। देखो ठीक से, ठीक है। तो इसके अंदर, इस एनिमेशन के अंदर हमको क्लियर देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो वेव्स है वो वेव्स फॉर्म होते हैं और एट द सेम टाइम किस तरह से वो प्रोड्यूस होते हैं और रिफ्लेक्ट भी होते हैं। ठीक है, अभी देखो ये एक एनिमेशन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम एक इसको ऑसिलेट करेंगे सपोज। तो जैसे हम ऑसिलेट करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे डैम्पिंग थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम ये जर्क दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है बराबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियरली कि देयर इज अ रिजिड सपोर्ट हियर। यहाँ पे अदर एंड पॉइंट पे क्या है, रिजिड सपोर्ट है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वेव, देखो ये थोड़ा सा स्लो मोशन में अगर देखेंगे ना तो हमको दिखाई देगा, देखो ठीक से किस तरह से पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचते हैं तो तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देखो, तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है। ये हो गया चलो फिक्स्ड एंड की वजह से, मतलब डेंसर मीडियम से जब ये वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं तब क्या होता है वो हमने अभी देखा बराबर। लेकिन अगर अभी देखो कि अगर लूज एंड है, मतलब सपोज यहाँ पे अगर सपोज डेंसर रेडियो मीडियम से अगर रिफ्लेक्ट होती है वेव्स तो तभी क्या होता है, देखो ठीक से। तो ऐसे केस में देखो फिर से स्लो मोशन में ये पार्टिकल आगे जा रहे हैं और जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो देखो सेम वैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं जैसे उनको करना था। तो particle velocity is not changed, particle velocity is going to be constant। देखो पहले जो हमने देखा था
तो ये फिक्स्ड एंड, अभी फिक्स्ड एंड्स अगर हम करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे सपोज हमने ऑसिलेट किया, तो ये पार्टिकल जैसे आगे बढ़ रहा है, तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा तो ये पार्टिकल तो फिक्स्ड है, तो वो इसको ही खींच लेगा, और उसकी वजह से वो वेव जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से ऐसा होता है। सपोज अभी हम एक पल्स के बारे में देखेंगे, एक ही पल्स देंगे सिर्फ, ठीक है। देखो ये पल्स मैंने दे दिया, अब ये पल्स जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होके क्रस्ट के बदले ट्रफ बन के वापस आएगा। दिख रहा है क्लियरली? देखो, लेकिन उसी पॉइंट पे अगर सपोज हम लूज एंड रखते हैं, तो ऐसे केस में देखो अभी यहाँ पे, अभी सपोज मैं एक पल्स देता हूँ, ये पल्स मैंने दे दिया, अभी जाने के टाइम वो क्रस्ट था, अब जैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो गया तो रिफ्लेक्ट होके वापस आने के टाइम वापस वो क्रस्ट ही बन के वापस आया। देखो, क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रस्ट एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ। सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स बाय द रेडियो मीडियम। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। समझ में आया सबको ठीक से? कुछ डाउट या वापस दिखाओ एक बार? ठीक है, देखो, और अगर एंड ही नहीं है, सपोज देयर इज अ विंडो एंड सपोज द वी गिव अ पल्स, तो अभी देखो जैसे हम एक पल्स देंगे तो उसकी वजह से वो जाएगा, लेकिन वापस कभी नहीं आएगा क्योंकि एंड पॉइंट ही नहीं है वहां पे, तो वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइक दिस। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। और उससे भी आगे जाके अगर हम सपोज जो वेव्स है, वेव्स का प्रोडक्शन अगर देखना चाहते हैं, तो देखो ठीक से किस तरह से पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं और किस तरह से फेज चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, ये देख सकते हैं आराम से। तो ये हम स्लो मोशन में देख रहे हैं, तो स्लो मोशन में देखने की वजह से हमको क्लियर पता चल रहा है कि कौन सा पार्टिकल कभी हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, कौन सा पार्टिकल कभी मेन पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पॉइंट, लोएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है, और किस तरह से फेज जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है, ये हम देख रहे हैं। वही अगर सपोज हम नॉर्मल मोशन में अगर देखेंगे तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। तो इतना फास्ट इस तरह से होता होता रहता है। अभी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर, तो अभी सपोज ये हम जो समझते हैं कि अगर मान लो कि टेंशन थोड़ा सा हमने कम कर दिया, तो देखो ठीक से यहाँ पे टेंशन अगर कम कर दिया तो इससे क्या होगा, देखो और सपोज कम कर दिया, तो देखो इस तरह से, तो टेंशन कम होने की वजह से क्या है ना कि लूजनेस थोड़ा सा कम हो गया, और उसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो फेस चेंज धीरे धीरे हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं। अभी और एक बात हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो चलो टेंशन थोड़ा हमने बढ़ा के रखा है, हाई रखा है, और अगर ये वेव हमने स्टार्ट किया, और अभी अगर सपोज हम वेवलेंथ अगर मेजर करना चाहते हैं, तो देखो ठीक से, तो हमको क्या करना होगा, सपोज हम इसको पॉज करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अगर वेवलेंथ मेजर करना है तो हम समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने जीरो अटैच कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया, तो अब यहाँ पे जीरो से लेके ये दूसरा जो क्रस्ट है, तो दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है दिख रहा है, 4, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया उसका वेवलेंथ। इवन वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स आल्सो। अभी सपोज हमको अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, देखो ठीक से, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ा दिया, तो अब देखो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो ये जो ऑसिलेटर है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, और इसकी वजह से इसको ही बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम समझ सकते हैं, ये देखो और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, और फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब समझा क्या होता है, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी अभी कम हो गया। That means this oscillator is going to oscillate at a very small rate. That means one oscillation will require more time to complete, and that's the frequency. तो पीरियड उसका ज्यादा होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गया। सेम वही बात हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड के बारे में।
एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या होता है? देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ गया बिकॉज दिस ऑसिलेटर इज गोइंग टू मूव अप एंड डाउन विथ लार्जर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे अगर हमको एम्पलीट्यूड मेजर करना है तो देखो क्या करना है। सपोज मैंने पॉज किया उसको और अभी सपोज उसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। देखो ये एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ पे वो चालू होता है ऊपर जाना। तो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे मेजर करके लेना है। तो ये मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसको 0 बोल देता हूँ। ठीक है, अभी मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है देखने के लिए देखो यहाँ पे सबसे ऊपर लेके जाता हूँ उसको। अभी देखो यहाँ पे वो नीचे जाना चालू हो गया बराबर। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे या 2.2 पॉइंट पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके वापस आ रहा है। तो ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड। अगर मैं एम्पलीट्यूड कम कर दूंगा तो अभी देखो क्या होगा। तो ये देखो अभी यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो कितना कम है। ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सो ये सब चीजें जो है वो बेसिक बातें है उसके बारे में जो हमको समझनी है। तो ये सब तो चलो हो गया ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, राइट। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने ये सब देखा। अभी हम देखेंगे सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में ये सब हमने देखा। अभी हम देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में। What happens when the longitudinal waves are reflected from the surface of denser medium and as well as rarer medium? तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे the reflection of longitudinal wave from the surface of denser medium. Okay, suppose we have a longitudinal wave which is comprising of compressions and rarefactions, compressions and rarefactions and compressions, rarefactions and so on like that. And suppose there is a wall just like a rigid support. suppose यहाँ पे एक डेंसर मीडियम का सरफेस है और यहाँ से ये वेव रिफ्लेक्ट होने जा रहा है। देखो क्या होगा कि अगर हम बिल्कुल यहाँ पे ये जो पार्ट है वो अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे इस तरफ दौड़ रहे थे तो वो पार्टिकल्स इस वॉल के साथ टकरा के तुरंत इस तरफ दौड़ने लग जाएंगे। दैट मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी हैज बीन रिवर्स्ड। ये तो समझ सकते हैं आराम से because whenever the particles of rarer medium collide on the particles of denser medium, we know that particles of denser medium are not free to move. They are very rigid. They are more massive, and that's why whenever the particles, light particles, collide with the heavy particles, just the light particles get rebound with the same almost same velocity with which they incident, and that's why whenever the wave longitudinal wave is reflected from the surface of denser medium, the particle velocity gets reversed and obviously wave velocity तो reverse होने वाला ही है। तो wave जो है वो पहले इस तरफ जा रहा था और अभी इस तरफ जाने लग गया तो मतलब wave velocity तो reversed होना ही है बिल्कुल। At the same time there is a phase change of pi radian just because phase is changed by pi radian। तो क्यों? क्योंकि देखो जो पार्टिकल इस तरफ जा रहा था वो अभी इस तरफ जाने लग गया तो मतलब फेज तो चेंज हो ही गया पाई रेडियन से और इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन। बट वन थिंग इज स्ट्रेंज हियर टू सी दैट compression whenever the compression is produced here that compression remains compression after reflection also because यहाँ पे होता है ऐसा है ना कि compression जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो ये पार्टिकल्स जो डेंसर मीडियम के हैं वो इस तरफ तो जा नहीं सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे compression ही रहेगा। और अगर रेरिफेक्शन आ जाता है वहां पे तो वो भी रेरिफेक्शन ही रहेगा क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है डेंसर मीडियम के वो कोई जाके वहां पे रश करने वाले जो उसका स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करने वाले और इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्रेशन इट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन ओनली एंड रेरिफेक्शन रिफ्लेक्ट्स एज अ रेरिफेक्शन ओनली। तो ये होता है whenever the longitudinal wave is reflected from the surface of denser medium. Okay, at the same time if suppose we see the reflection of longitudinal wave again from the surface of rarer medium this time। तो अभी अगर rarer medium से अगर इसका reflection अगर हम देखेंगे तो पता चलता है suppose there is a longitudinal wave which is comprising of compression, rarefaction, again compression, rarefaction and again compression, rarefaction like this, and suppose by chance compression is incident on the surface of a rarer medium। so rarer medium can be shown like just a open window like this। तो यहाँ पे open window है जिसके आगे की तरफ दूसरा कोई मीडियम रहने वाला है जिसका डेंसिटी थोड़ा कम रहेगा। तो उस केस में
ये जैसे ये वेव आगे बढ़ेगा तो सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड आल्सो, बट व्हेन व्हाटएवर पार्ट इज रिफ्लेक्टेड विल फॉलो दिस रूल दैट जो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है वो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन and will complete one oscillation and then return back. So it will continue to oscillate in the same way as it was doing before. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, इट्स गोइंग टू बी द सेम, वो सेम ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड, तो पार्टिकल वेलोसिटी इज नॉट रिवर्स्ड, ये एक बात। बट वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होता ही है, वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जो वेव पहले लेफ्ट तरफ जा रहा था, राइट तरफ जा रहा था, तो वो अभी लेफ्ट तरफ जाने लग गया, तो उसकी वजह से वेव वेलोसिटी तो रिवर्स हो गया, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, देयर इज नो फेज चेंज। फेज जो है वो जिस फेज में पार्टिकल था उसी फेज में वो रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो, एंड दैट्स व्हाई we can see clearly that there is no phase change in the reflection of longitudinal wave from the rarer medium. Okay, तो ये सब चीजें होती है। एंड ऑब्वियसली अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर कंप्रेशन यहाँ पे आ गया तो दैट कंप्रेशन विल just get suddenly absorbed by the surface of rarer medium, because rarer medium के जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर तक भाग जाएंगे ये कंप्रेशन की वजह से, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जहाँ पे कंप्रेशन यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे रेरिफैक्शन पैदा हो जाएगा, रेरिफैक्शन। एट द सेम टाइम suppose the rarefaction by chance occurs here, यहाँ पे अगर रेरिफैक्शन आ जाता है तो वो रेरिफैक्शन जो है वो कंप्रेशन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर रेरिफैक्शन आ जाता है बाय चांस तो the particles of rarer medium are completely free to move, and that's why all these particles of rarer medium will just rush in and they will occupy that rarefaction, that vacuum. rarefaction मतलब क्या? वैक्यूम ना, तो जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा तो वो वैक्यूम तुरंत भर दिया जाएगा ये जो पार्टिकल्स है रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनकी वजह से। these particles will suddenly rush inside, and because of that the rarefaction will be replaced immediately by the compression. तो देखो यहाँ पे compression is reflected as a rarefaction and rarefaction is reflected as a compression, but there is no phase change. This is to be remembered. Okay, तो यहाँ पे compression और rarefaction interchange तो हो रहे हैं लेकिन फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और जबकि यहाँ पे कंप्रेशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेरिफैक्शन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन एक्चुअली। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में हमने उल्टा देखा था। ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में याद है क्या देखा था? व्हेन क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ and trough is reflected as a crust, there is a phase change of pi radian in that case. And whenever the transverse wave is reflected from the surface of rarer medium, what happens is crust is reflected as a crust only and trough is reflected as a trough only, and there is no phase change, zero radian का phase change होता है। ये होता है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, लेकिन ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम ये सब समझ सकते हैं आराम से। These are the points to remember in case of the reflection of the transverse longitudinal waves from the surface of denser medium and rarer medium. अच्छा, ये जो बात है ना, तो ये आप समझ सकते हैं आराम से। एक दूसरा एग्जांपल मैं देके तुमको समझाता हूँ। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का जो रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम, देखो ठीक से। पहला है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम। ओके, तो अभी देखो जब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं डेंसर मीडियम से तो क्या होता है, क्यों फेज चेंज होता है, ये हम समझ सकते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। समझो कि एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है आगे पीछे इस तरह से, और अगर यहाँ पे हमने एक बड़ा पेंडुलम अगर लगा दिया, देखो यहाँ पे एक बड़ा पेंडुलम जो है वो यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये छोटा पेंडुलम है, ये पहला वाला जो पेंडुलम है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसके सामने जो है वो हेवी पेंडुलम हमने अगर लगा दिया इधर, तो क्या होगा, ये हेवी पेंडुलम इट इज एट रेस्ट। ओके, दिस पेंडुलम इज एट रेस्ट, बट दिस पेंडुलम इज जस्ट लाइक मूविंग, इट्स वाइब्रेटिंग। ये पहला वाला जो पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है, और जो दूसरा वाला पेंडुलम है वो रेस्ट में है।
this is the situation which happens whenever, see, this is suppose the surface of denser medium, and suppose a longitudinal wave is incident on the surface of denser medium like this. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इस पोर्शन में क्या होता है, तो अगर देखेंगे ठीक से, तो you can imagine these particles of rarer medium to be just similar to the light pendulums like this. तो ये light pendulums के जैसे बनते हैं, और ये जो particles है, ये denser medium के जो particles है, they are just like a heavy pendulums here, which are at rest. Okay, so what happens here is whenever the light pendulum just strikes with the heavier pendulum, what happens is it just get rebound. चेक, ये जो लाइट पेंडुलम है वो सीधा रिबाउंड हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और वेव वेलोसिटी भी रिवर्स हो जाएगा. लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जब रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होते हैं तो उस समय क्या होता है, देखो ठीक से, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है यहाँ पे, और यहाँ पे ये रेयर मीडियम है. ओके, जबकि यहाँ पे क्या था, ये रेयर मीडियम था, देखो, और ये डेंसर मीडियम था. मतलब ये जो वेव है, ये वेव यहाँ पे डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, और अभी ये जो वेव है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहा है. तो यहाँ पे जब ये वेव आता है, और अगर ये कॉम्प्रेशन, रेरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेरफैक्शन और कॉम्प्रेशन, ये सपोज आ जाता है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ गया, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है दे विल कोलाइड हियर ऑन द सरफेस ऑफ रेयर मीडियम, and the particles of rarer medium can be represented by light pendulums in this case, and the particles of denser medium can be represented by heavier pendulums in this case. And now if we see, if there is a heavy pendulum which is oscillating already, ये देखो इस ठीक से, ये heavy pendulum है और वो oscillate कर रहा है already, और यहाँ पे दूसरा light pendulum है जो रेस्ट में है, देखो ठीक से, ये रेस्ट में है और ये वाइब्रेट कर रहा है. तो जैसे ये वाइब्रेट करते करते इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, क्या ये हेवी पेंडुलम रिबाउंड होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेवी पेंडुलम विल कंटिन्यू टू द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. ओनली द थिंग इज दैट दिस पेंडुलम, रेयर मीडियम जो है उसका जो लाइट पेंडुलम है, दैट लाइट पेंडुलम विल गेन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एंड विल जस्ट थ्रोन ऑफ. तो यहाँ से वो बहुत दूर तक चला जाएगा बिकॉज ऑफ द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय दिस हेवी पेंडुलम हियर. तो ये हेवी पेंडुलम की वजह से ये जो लाइट वाला पेंडुलम है वो बहुत दूर तक चला जाएगा, लेकिन उससे इस हेवी वाले पेंडुलम के स्पीड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा. तो हेवी पेंडुलम का जो स्पीड है वो रिवर्स होने का तो छोड़ो, थोड़ा बहुत कम होगा नो डाउट, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होगा. तो यही हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज नो चेंज इन द पार्टिकल वेलोसिटी, and hence there is no change in phase also. तो particle velocity भी constant है और there is no change in phase also. phase भी constant है, बिल्कुल. तो ये होता है whenever the longitudinal wave is reflected from the surface of rarer medium. Okay, yes, ये सब समझ में आया ठीक से? 4 पार्ट्स हमने देखे अभी तक. कौन से? सबसे पहले हमने देखा how the transverse waves are reflected from the surface of denser medium. दूसरा हमने देखा how the transverse waves are reflected from the surface of rarer medium. तीसरा फिर हमने देखा how the longitudinal waves are reflected from the surface of denser medium. और चौथा फिर हमने देखा how the longitudinal waves are reflected from the surface of rarer medium. Okay, तो ये सब चीजें हमने देखी. ठीक है, अभी देखो the next topic in this chapter is going to be actually the principle of superposition. देखो what is the principle of superposition that you have to understand now. So जैसा कि तुमको पता है already 11th standard में भी तुमने में भी देखा होगा कि what is the principle of superposition of waves. It tells us simply that whenever the two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, suppose एक वेव इधर से आ रहा है और suppose एक वेव इधर से आ रहा है, और ये दोनों वेव्स एक ही पॉइंट पे एक ही समय आके मिलते हैं, तो क्या होता है? तो each wave produces its own displacement at that point
independently of the other, and the net resultant displacement of that point is going to be the vector sum of the displacements produced at that point due to all such waves. देखो ठीक से, I will repeat again. देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि हम समझ सकते हैं आराम से. अगर एक स्ट्रिंग है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है और ये एक रिंग है और ये एक दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके. और अभी सपोज ये जो है यहाँ पे हमने एक जर्क दिया और यहाँ पे भी एक दूसरा जर्क दिया. देखो ठीक से, suppose we give a jerk here and crest is formed here which is going to travel in this direction, right direction, and suppose at the same time we give a jerk at this point here which is traveling in the left direction here. तो अभी होगा क्या है ना कि जब ये जर्क यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इसकी रिंग के ऊपर एक ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, करेक्ट है, इस तरह का फोर्स एक्सर्ट किया उसने. अब ये जर्क जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वो भी एक यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो रिंग है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा. बिल्कुल. So this happens here in case whenever the crest of one wave is incident on the crest of other, or trough of one wave is incident on the trough of other. So what happens is whenever the two waves, so what principle of superposition tells us is, see, whenever the two or more waves arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and the resultant displacement at that point is going to be the vector sum of displacements produced due to all the waves. तो ये होता है. So this is going to be the principle of superposition. If suppose on the other hand, as an another example, suppose we have another same situation, but suppose अभी थोड़ा change होगा यहाँ पे. Suppose ये string है यहाँ पे, और अभी अगर suppose हम एक jerk देते हैं, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक jerk देते हैं same distance पे, but this time we are going to give the jerk here as a crest. It's going to travel here in this direction, but at the same time we are going to give the jerk in the form of a crest trough here. तो ये साइड में जो जर्क हम देने वाले हैं वो ट्रफ के फॉर्म में देने वाले हैं जो इस तरफ ट्रेवल करेगा. अब जब ये जर्क यहाँ पे पहुंचेगा तो वो इस रिंग के ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब ये जर्क यहाँ पे पहुंचेगा तो वो इस डायरेक्शन में इस रिंग को फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है या इन दोनों का जो रिजल्ट है तो वो जीरो आ जाएगा. अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगे, एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ द सुपरपोजिशन. This is another example of superposition. So what does the principle of superposition tells us is whenever two or more waves arrive at a point simultaneously, ठीक है, whenever the two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and the resultant displacement or net displacement at that point is going to be the equal to the vector sum of the displacements produced due to all such waves. Okay, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. और अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर दो बातें आती है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे the waves are going to interfere with each other, and this is also called as when two waves especially meet each other, then it is called as a interference. Whenever the interference takes place in such a way that crest of one wave incident on the crest of other, then it is called as the constructive interference. Remember, इसको हम क्या बोलेंगे? Constructive interference. समझा क्या होता है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस मतलब सिंपली दो वेव्स का आके मिलना, ठीक है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है when the crest of one wave is incident on the crest of other, then the resultant displacement at that point is maximum. The resultant intensity at that point is going to be maximum. The particle vibrates with maximum amplitude like this, and that is called as the constructive interference. But on the other hand, the destructive interference. What will be meaning of destructive interference? Whenever one wave, crest of one wave
is incident on the trough of other. तो देखो एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ अगर एक पॉइंट पे आके मिलता है तो क्या होता है, there is a subtraction of amplitudes. Whenever the crest of one wave is incident on the trough of other, the resultant displacement at that point or resultant amplitude of that point is going to be minimum, and the point vibrates with minimum amplitude or minimum intensity. The resultant intensity of the point is going to be minimum, and that is called as the destructive interference. Why destructive? इंटरफेरेंस तो दोनों है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्डअप हो रहा है, देख रहे हो ठीक से, बिल्डअप हो रहा है, और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है. डिस्ट्रक्ट मतलब इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्राई कर रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जबकि इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जब दो वेव्स आके मिलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो वहां पे डिपेंडिंग अपॉन देयर फेज डिफरेंस the constructive or destructive interference takes place, and the resultant intensity can become maximum or may become minimum. अभी ये तो हमने चलो यहाँ पे देख लिया कि जब दो वेव्स आके मिलते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, वो हमने डायग्राम में तो देख लिया, एग्जांपल में तो देख लिया, लेकिन अभी हमको ये सब करना है मैथमेटिकली. So let us do that. देखो ठीक से यहाँ पे सपोज अभी हमारे पास दो वेव्स है, अभी हमको पता है ऑलरेडी कि दो वेव्स में से एक पहले वेव का जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिख पाएंगे. तो लेट अस कंसीडर द टू वेव्स which are having the equations given by like y1 is equal to, देखो a1, तो फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको मान लेंगे a1 इनटू साइन ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा t, क्योंकि उसको हमने रेफरेंस मान लिया है. और अभी दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा वेव का इक्वेशन जो है वो बनेगा y2 which is going to be equal to a2 into sin. अभी यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो इक्वेशन है उसके अंदर हम लिखेंगे ओमेगा t प्लस फाई, where phi can be the phase difference between the two waves. तो इन दोनों वेव्स के बीच में समझा फेज डिफरेंस कितना है, फाई है. क्यों? क्योंकि इसका फेज कितना है, 0. क्योंकि इस ओमेगा टी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ओमेगा टी प्लस 0 ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल. और यहाँ पे क्या है फेज इसका, तो ओमेगा टी प्लस फाई. तो इसलिए यहाँ पे हम बोलना पड़ेगा हमको कि ये दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई है. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट फेज डिफरेंस वी कैन गेट द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो दो वेव्स है, ये दोनों वेव्स जब आके मिलेंगे, एक पॉइंट पे आके जब मिलेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो वो हम देख सकते हैं आराम से. तो दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये होगा. अभी इसमें देख सकते हो कि y इज गोइंग टू बी इक्वल टू y1. व्हाट इज y1? सी इट हियर, इट इज गोइंग टू बी a1 इनटू sin ओमेगा t प्लस, अब यहाँ पे y2 क्या है देखो ठीक से, तो इट इज गोइंग टू बी a2 इनटू sin ओमेगा t प्लस 5. करेक्ट है. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव. बट दिस नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड फर्दर. इसको हमको सिंप्लीफाई भी करना होगा आगे, इन द सेम वे एज वी हैव डन इट इन द केस ऑफ ऑसिलेशंस. याद है, ऑसिलेशन के अंदर हमने इसी टाइप का डेरिवेशन किया था, आपको याद होगा. तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे. देखो, तो y इज गोइंग टू बी इक्वल टू a1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 इंटू, अब देखो यहाँ पे हमको पता है ऑलरेडी कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, पता है सभी को? साइन a cos b प्लस cos a sin b. वेरी गुड. तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा देखो, तो इट विल बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई. ठीक है, ये तो हमको मिल गया, नो डाउट. अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या होगा. तो y will become equal to a1 into sin omega t kept as it is, which is plus
अभी इसमें ऐड करेंगे a2। अभी ये ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो क्या बनेगा, तो वो बनेगा a2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस पाई प्लस a2 इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, अभी इसमें क्या करो, देखो ये साइन ओमेगा टी कंटेन करने वाले जो टर्म्स है उनको कंबाइन करो। तो इससे देखो क्या बनेगा, तो y कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी इसमें से कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो वो बनेगा a1 इन प्लस a2 cos phi, ओके, प्लस सॉरी इनटू साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर एज इट इज, प्लस अभी सेकेंड टर्म तो एक ही है cos ओमेगा टी वाला, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है देखो, तो वो है a2 इंटू cos ओमेगा टी, सॉरी 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 उसका कोएफिशिएंट चाहिए ना हमको, ये cos ओमेगा टी को साइड में रखो, बट a2 इंटू साइन फाई इसको हम सामने लिखेंगे, और वो किसका कोएफिशिएंट है, cos ओमेगा टी का, तो ये बन गया cos ओमेगा टी, ओके, और इसको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें हमको इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना है जो हमने ऑसिलेशन में भी की थी, याद है, वो ये है कि हमको ये जो ब्रैकेट्स है दोनों, ये ब्रैकेट्स में से फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है ये वाला, तो उसको हमको रिप्लेस करना है cos डेल्टा से, r cos डेल्टा से, और इस ब्रैकेट को हमको रिप्लेस करना होगा r sin डेल्टा से। तो देखो क्या होगा, तो देखो हमको क्या करना है, a1 प्लस a2 cos phi is going to be put as, हमको ये पुट करना है, you have to put a1 plus a2 cos phi as r cos delta, and at the same time, okay, give this as equation number 1, and at the same time ये जो दूसरा ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं ये वाला, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से, a2 into sin phi is to be put as same r into sin delta। तो एक को हमको r cos डेल्टा से रिप्लेस करना है ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट को, और दूसरे ब्रैकेट को r sin डेल्टा से रिप्लेस करना है, बस, जिससे ये पूरा जो इक्वेशन है वो देखो क्या बन जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं आराम से, तो y कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू r इंटू cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी, करेक्ट है, प्लस दूसरा आ जाएगा r sin डेल्टा इंटू cos ओमेगा टी। ठीक है, अभी इसमें से अगर हमने r कॉमन ले लिया, देखो ठीक से, तो r कॉमन लेने से अंदर में बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा, करेक्ट है, और इस ये भी हमको पता है ऑलरेडी, इट इज द फॉर्मूला अगेन ऑफ साइन a प्लस बी, राइट, तो अगर वो यूज करेंगे तो हमको मिलेगा r y इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ a प्लस बी, मतलब ही ओमेगा टी प्लस डेल्टा, which means that this is again going to be a equation of wave, check, ये भी हमको नया इक्वेशन वेव का मिल रहा है, but this wave will have the same time period, same frequency, but only amplitude will be different and initial phase of that wave will be different depending upon amplitudes of original waves। तो अभी हम देखेंगे ठीक से कि यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक बार याद करो, देखो इधर सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने, ये जो पूरा है चक, इसको अगर हम सपोज एज इट इज अगर कॉपी कर लेंगे उस तरफ, तो देखो क्या पता चलेगा, ओके, तो हमको पता है ऑलरेडी कि हमने a1 प्लस a2 cos डेल्टा, सॉरी cos phi, इसको हमने रिप्लेस किया था r cos डेल्टा से, राइट, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, और अभी दूसरा जो इक्वेशन है तो वो a2 इंटू साइन phi, उसको हमने रिप्लेस किया था सिंपली r sin डेल्टा के साथ, ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया था। अभी हमको क्या करना है, देखो वी हैव टू स्क्वायर बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस एंड ऐड देम अप, ठीक है,
तो इन दोनों इक्वेशंस को हमको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है. Let us square and add the equation number 1 and 2 and see what happens. Here is, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो a1 plus a2 cos phi इसका होल स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करना है हमको. ये जो इक्वेशन है ना इसका LHS, उसका भी स्क्वायर कर दो तो वो बन जाएगा a2 sin phi और उसका स्क्वायर जो बनने वाला है उस तरफ. तो देखो यहाँ पे r cos डेल्टा का भी स्क्वायर R square cos square delta. करेंगे चाहिए तो ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है. सो इट विल बी r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस इट इज r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा. ठीक है, अभी देखो इसको हमको एक्सपांड करना होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर a plus b the whole square, so that we can get this as a1 square plus Plus 2 A2 a1 a2 cos square, sorry, cos phi plus a2 square cos square phi. square phi, correct, plus इसको हमको लिखना होगा a2 square sin square phi kept as it is, and this is going to be equal to, अच्छा इसमें से r square कॉमन ले सकते हैं आराम से, so that we get this as cos square delta plus sin square delta left inside, and then we can just put this cos square delta plus sin square delta as 1. Okay, just ये पूरा जो है थोड़ा सा हम shrink करेंगे. दिख रहा है सबको? Yes sir. Okay, तो अभी यहाँ पे देखो a1 square is kept as it is plus here it is again 2a1 a2 cos phi kept as it is plus just take this a2 square also common so that we get this a2 square ब्रैकेट के बाहर और अंदर में क्या बचेगा, तो cos square phi plus sin square phi which is going to become 1 again in the next step. So this is going to be equal to r square. So we can say finally that r square is actually going to be equal to what? a1 square plus Square plus A2 a1 a2 cos phi plus simply a2 square, right? And then we can say this will be actually r is going to be equal to the square root of this whole thing. Check. So the r will be equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. This happens to be the final formula for the resultant amplitude. When the two waves arrive at a point simultaneously, then what happens is, depending upon their phase difference, the resultant amplitude happens to be root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, which is the same relationship as we have got it in the scalars and vectors, if you remember. Okay, last year 11th standard में तुमको scalars and vectors था, जिसमें तुमने देखा था कि अगर सपोज दो वेक्टर्स हमारे पास है, एक p मैग्नीट्यूड का और दूसरा q मैग्नीट्यूड का, जिनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बनता है वो निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कि r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So this formula happens to be identically same here. तो यहाँ पे exact same ही है, सिर्फ यहाँ पे a1 and a2 are going to be the two vectors. Actually we know that the amplitudes are not vectors, but they behave just like vectors which are inclined at an angle phi, where phi stands for phase difference between the two waves, remember. And at the same time we must be able to find out the initial phase also using the same technique which we have used in the oscillations again. तो यहाँ पे हमको phase difference, initial phase भी हमको निकाल के दिखाना है, मतलब डेल्टा का भी वैल्यू निकाल के दिखाना है. How will you do that? तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों का हमको रेशियो लेना है. रेशियो देखो, just take the ratio of R sin. लेकिन इसमें ऊपर किसको रखना है, 2 को, ठीक है, 2:1.
और टेक द रेशियो ऑफ 2 and 1, इक्वेशन नंबर 2 and 1. ओके, तो यहाँ पे 2 का आएगा ऊपर में, तो वो बन जाएगा a1 प्लस a2, नहीं A2 sin phi करेक्ट, तो a2 sin phi ऊपर आएगा और नीचे देखो क्या आएगा a1 प्लस plus A2 cos a2 phi cos phi, ये नीचे आएगा जो कि बनेगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा r sin delta upon R cos divided by, delta. yes, r cos delta. Okay, so here r gets cancelled and Yes. what we are left with is sin delta upon cos delta as tan delta, right? Tan delta. So here we get that tan delta is going to be equal to, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 sin phi divided by a1 plus Plus A2 a2 cos cos phi, and here we get the delta, actually delta जो है वो हमको मिल जाएगा tan inverse of this whole thing as it is. phi upon We can A1. get this as tan inverse of simply a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. That's it. So this is going to be the equation for delta, that is the initial phase or epoch of SHM or wave. ठीक है, तो देखो ये पूरा जो डेरिवेशन है ये 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में याद रखने से, और उसमें हमने बाकी कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल वही किया है जो हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन के अंदर किया हुआ है, याद है ना? ऑसिलेशन के अंदर जो हमने टेक्निक्स यूज किए थे वही टेक्निक हमने यहाँ पे यूज किया है और हमको ये पूरा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिल गया है। बट अभी इसके स्पेशल केसेस भी हमको देखने हैं। टाइम खत्म हो गया क्या? ठीक है, तो इसके स्पेशल केसेस जो है वो हम चाहिए तो कल देखेंगे। ओके इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, तो लिख रहे हो तो लिख लो फटाफट। हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके सो लेट अस स्टॉप हियर। तो यहाँ पे हमने ये देखा आज की ये डेरिवेशन जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, लिखना है प्रॉपर और कल सबमिट करना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपको मैंने एक फॉर्म मैंने शेयर किया था ऐप के अंदर, होमवर्क सबमिशन पोर्टल करके एक फॉर्म मैंने सबमिट किया था, शेयर किया था आपके साथ। वो फॉर्म उसमें अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ अगर फीडबैक देंगे तो पता चलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो प्रेफरेबली उस फॉर्म के अंदर ही अपलोड करते जाओ सारे जो होमवर्क तुम्हारे हैं, क्योंकि नहीं तो क्या है कि जीमेल पे फिर वो रिपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता। नहीं तो कोई व्हाट्सएप पे करता है, कोई जीमेल पे करता है, कोई फॉर्म पे करता है, तो सारा अलग अलग डायरेक्शन में वो होमवर्क जा रहा है, तो वो थोड़ा सा एक सेंट्रलाइज होना जरूरी है, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा करो कि स्ट्रिक्टली अभी ऐसा करो कि व्हाट्सएप नहीं, जीमेल नहीं, फॉर्म, एक अकेला फॉर्म पे ही आपको होमवर्क सबमिट करना है बस, ठीक है? दूसरा कुछ मत करो, फॉर्म पे ही पूरा होमवर्क सबमिट करो जो भी करना है। तो वो एक पॉइंट पे रहेगा तो प्रॉपर मुझे भी वो पता चलेगा कि किसने किया है किसने नहीं किया है। नहीं तो क्या होता है, कोई वो व्हाट्सएप पे करता है, कोई जीमेल पे करता है, तो फिर वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है? तो उतना आप सिर्फ याद रखो। अच्छा, और कल के लिए, कल पहला 4 से 5 बायो का लेक्चर होगा, सेम चैप्टर, और उसके बाद 5 से 6 मतलब 5:15 से 6:15 शिवाजी सर का लेक्चर होगा, वो डेरिवेटिव कंटिन्यू करेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए जरूरी है कि आप ये सभी जो कंटिन्यूटी और लिमिट्स लास्ट ईयर जो तुमने किया है, ठीक है, वो सब पूरा रिवाइज करके रखो प्रॉपर, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो जरूर लिमिट्स और कंटिन्यूटी ये दोनों चैप्टर जो 11th स्टैंडर्ड के हैं वो प्रॉपर रिवाइज करके रखो। तो कल फिर 5 से 6 शिवाजी सर का लेक्चर हो जाएगा और फिर 6:30 को मेरा लेक्चर ऑफिस होगा, ठीक है? यही चैप्टर से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो that is from my side instructions. Okay, so I will stop here. Let us stop this lecture here. Thank you, Thank sir. you, sir. Okay, bye. Thank you, Thank you. sir. Bye, sir.